हेलो कमांडोस, वेलकम टू बायोमेंटर क्लासेस ऑनलाइन। तो आज रिकैप सीरीज में हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 2 में हम क्या कवर करेंगे? तो जनरली हम अपथ्रस्ट, पास्कल लॉ, इन सब चीज़ों पर हम लेक्चर 2 पर में काम करेंगे। और बहुत सिंपल है और बेसिक कंसेप्ट्स पूछी जाती हैं पेपर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पार्ट 2, जिसमें लिक्विड हम पढ़ेंगे। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, आप इसे नोट कर सकते हैं। ओके, आपने नोट कर लिया। तो पहले क्वेश्चन में तो ये है 4/5 ऑफ ए सिलेंड्रिकल ब्लॉक ऑफ वुड। वुड का एक ब्लॉक है जो 4/5 है। 4/5 ऑफ ए सिलेंड्रिकल ब्लॉक ऑफ वुड फ्लोट्स इन लिक्विड, लिक्विड में तैरता है। और उसका कितना वॉल्यूम लिक्विड में फ्लोट करता है? 4/5। एज्यूमिंग द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वुड बी 0.8, फाइंड द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड की डेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखिए ये कर सकते हैं। अब सबसे पहला एक कंसेप्चुअल डायग्राम हम बना लेते हैं। ये सिलेंड्रिकल ब्लॉक है और ये लिक्विड में इसका कितना वॉल्यूम है? 4/5 वॉल्यूम इसका किसमें है? लिक्विड के अंदर है। तो अगर हम कहें कि इसका टोटल वॉल्यूम V हो, तो लिक्विड में कितना वॉल्यूम है? तो वॉल्यूम इमर्स्ड, इसे हम ऐसे बोलेंगे, वॉल्यूम इमर्स्ड इन लिक्विड। इमर्स्ड इन लिक्विड, लिक्विड में डूबा हुआ कितना वॉल्यूम होगा? तो वो बड़ा सिंपल है, 4V/5 होगा। तो आप जानते हैं जब भी कोई सॉलिड बॉडी किसी लिक्विड में इमर्स होती है, पार्शियली या कंप्लीटली, तो लिक्विड उस पर एक फोर्स लगाता है, जिस फोर्स को हम बोलते हैं अपथ्रस्ट। तो ये इसका अपथ्रस्ट लगेगा। तो ये किसका फोर्स है? आपका अपथ्रस्ट का। और यहां नीचे लगेगा वेट ऑफ ब्लॉक का वेट। अगर ये तैर रहा है, इफ इट इज फ्लोटिंग, तो हम जानते हैं कि अपथ्रस्ट, बॉयंट फोर्स, उत्प्लावक बल, वेट के बराबर होना चाहिए। और अब दिया हुआ है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। देखिए दिया हुआ है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी है? 0.8। तो इसका मतलब है डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इज गिवन एज 0.8। तो इस लिक्विड ब्लॉक के मटेरियल की डेंसिटी क्या होगी? 0.8 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, पानी का डेंसिटी। और हम जानते हैं कि पानी का जो डेंसिटी होता है वो होता है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो ये आ जाएगा आपका 800 kg पर मीटर क्यूब। अब कंसेप्ट अप्लाई करेंगे तो अपथ्रस्ट इक्वल टू वेट, अपथ्रस्ट इक्वल टू वेट ऑफ ब्लॉक, अपथ्रस्ट इक्वल टू वेट ऑफ ब्लॉक। तो अपथ्रस्ट होगी 4V/5, डेंसिटी ऑफ लिक्विड dl इंटू जी, और वेट होगा mg। पर हम मास को क्या लिख सकते हैं? व्हाट वी कैन राइट फॉर मास? ध्यान दीजिए, मास, ये जी कैंसिल हो गया, तो यहाँ जी की अब हमें कोई जरूरत नहीं है। अब मास को हम क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम उसका भी है, तो ये फिर V से V भी कैंसिल हो गया। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितनी है? 800। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या होगी? अब देखिए 4/5, dl का मतलब d इंटू एल नहीं है, dl का मतलब है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। थोड़ा इसको ध्यान दीजिए, कहीं गलती मत कर बैठिएगा। डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो अब ये 4/5 dl इक्वल टू 800। ये 4 इसको
200 बार कैंसिल कर देगा, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डिवाइडेड बाय 5 इज 200। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड होगी 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 1000 kg पर मीटर क्यूब है। तो उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। तो आंसर क्या है इसका? 1000 kg पर मीटर क्यूब। 1000 kg पर मीटर क्यूब, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब चलिए अगले सवाल की तरफ जाते हैं। देखिए ये रहा आपका अगला सवाल। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब इस अगले सवाल में कुछ खास बातें हैं। अ जार इज फिल्ड विथ 2 नॉन मिक्सिंग लिक्विड 1 and 2। एक जार में ऐसे 2 लिक्विड्स मिलाए जाते हैं, लिक्विड 1 लिक्विड 2, जो मिक्स नहीं होते हैं, मिश्रित नहीं होते हैं। देयर डेंसिटीज आर ρ1 एंड ρ2, और उनकी डेंसिटीज कितनी है? ρ1 और ρ2 रिस्पेक्टिवली। अ सॉलिड बॉल मेड ऑफ ए मटेरियल ऑफ डेंसिटी ρ3 इज ड्रॉप्ड इन द जार। उसे ड्रॉप किया जाता है जार में। ये देखिए सॉलिड बॉल है जिसकी डेंसिटी कितनी है? जिसकी आपकी डेंसिटी कितनी है? ρ3। दिस इज ρ3। इसे जार में ड्रॉप किया जाता है। A solid ball made of material of density ρ3 is dropped in the jar. It comes to equilibrium in ρ1. The position shown in the figure. तो देखिए इसको काट दीजिए। It comes to the equilibrium, ये थोड़ा मिसप्रिंट है। It comes to the equilibrium in the position shown in the figure. तो ये जो बॉल है ये इक्विलिब्रियम में आ जाती है। तो इक्विलिब्रियम में आ जाती है, इसका मतलब उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस एक दूसरे को, उसका वेट अपथ्रस्ट से क्या हो जाता है? बैलेंस हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? अब देखिए यहाँ पर 4 आंसर दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए, हम ये मान सकते हैं कि इसका आधा वॉल्यूम लिक्विड ρ1 में है और बचा हुआ आधा वॉल्यूम किस में है? लिक्विड ρ2 में है। ये फिगर से हमें ये जजमेंट लेना पड़ेगा। दूसरी चीज, दूसरा ऑब्जर्वेशन जो हम जानते हैं कि ρ1 और ρ2 ये 2 लिक्विड है। नीचे कौन सा लिक्विड होता है? ρ2। तो यहाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है कि ρ2 की जो वैल्यू है वो ρ1 से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि जो भारी लिक्विड होता है वो नीचे पाया जाएगा और जो हल्का, जिसकी डेंसिटी कम होती है, वो ऊपर पाया जाएगा। तो ये 2 ऑब्जर्वेशन हो गए। आधा वॉल्यूम ρ1 डेंसिटी वाले लिक्विड में डूबा हुआ है और आधा वॉल्यूम ρ2 वाले डेंसिटी ऑफ लिक्विड में। अब देखिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाने पर, इक्विलिब्रियम की कंडीशन बड़ी सिंपल है। अपथ्रस्ट इन लिक्विड 1, अपथ्रस्ट इन लिक्विड 1 प्लस अपथ्रस्ट इन लिक्विड 2 must be equal to weight of ball। अब जैसा कि आप अपथ्रस्ट का फॉर्मूला जानते हैं, वॉल्यूम इमर्स्ड डेंसिटी ρ1 इंटू जी। इसी तरह यह आएगा V2 ρ2 इंटू जी। अब वेट होगा mg। तो सबसे पहले हम कॉमन ले सकते हैं V/2 जी, तो हमें बचेगा ρ1 प्लस ρ2। अब मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ बॉल, और बॉल की डेंसिटी दी गई है, इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉल इंटू जी। तो जी कैंसिल, वी भी कैंसिल। तो ρ3 की जो वैल्यू होगी वो होगी ρ1 प्लस ρ2 डिवाइडेड बाय 2। तो ρ1 और ρ2 का अरिथमेटिक मीन क्या है? ρ3 है। जैसे 2 और 4 का
अरिथमेटिक मीन कैसे निकालेंगे? 2 + 4 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया? 3 आ गया। तो अरिथमेटिक मीन हमेशा अब रो 3 की जो वैल्यू है वो रो 1 और रो 2 के बीच में होगी, ये बात हमें समझ में आ गई। लेकिन रो 2 ग्रेटर है। रो 2 देखिए, इसको नोट कर लीजिए, रो 2 क्या है? ग्रेटर है और रो 1 कम है। तो आंसर कुछ इस तरह से होगा, रो 1 से बड़ा होगा रो 3, रो 3 से बड़ा होगा रो 2। तो आप देखते हैं किस चॉइस में ये आपका आंसर दिया हुआ है। देखिए, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और एक्सपेक्टेड भी है, इस तरह का कुछ भी आ सकता है। कुछ नहीं करना था, इक्विलिब्रियम की कंडीशन। और देखिए, पहला ऑब्जर्वेशन, रो 2 इज ग्रेटर देन रो 1, क्योंकि वो लिक्विड जिसका डेंसिटी रो 2 है वो नीचे है और वो लिक्विड जिसकी डेंसिटी रो 1 है वो ऊपर है। तो भारी लिक्विड क्या होता है? जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो नीचे पाया जाएगा और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर मिलेगा। तो सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन, इसे नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा, देखिए, ये अगला सवाल पास्कल लॉ पर बेस्ड सवाल है, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो अब ये देखिए, ये क्वेश्चन है पास्कल लॉ पर बेस्ड है, आपने नोट कर लिया होगा क्वेश्चन। मैं इसे पढ़ देता हूँ। इन ए कार लिफ्ट compressed air exert a force F1 on small piston। एक छोटे पिस्टन पर F1 फोर्स लगाया जाता है, हैविंग ए रेडियस 5 सेंटीमीटर, और दूसरे पिस्टन पे कार रखी गई है। द दिस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू ए सेकंड पिस्टन, जिसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर है, वहां पर एक कार रखी गई है। इफ द मास ऑफ कार टू बी लिफ्टेड इज 1350 kg, what in a car lift compressed air exert a force F1। तो कितना कंप्रेस एयर कितना फोर्स F1 लगाएगी? ये पास्कल लॉ पर बेस्ड सवाल है। तो पास्कल लॉ से हम कह सकते हैं P1 = P2। प्रेशर को लिख सकते हैं F1/A1 = F2/A2। अब छोटे पिस्टन का एरिया है पाई × 5²। बड़े पिस्टन पे हमने कार रखी जिसका वेट होगा mg और बड़े पिस्टन का एरिया है 15। तो देखिए, पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, तो F1 को हम लिखेंगे 5/15 होल स्क्वायर और कार का मास 1350 × 9.8। तो ये फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 135, क्योंकि एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 98 और ये ऐसे 3 बार कैंसिल कर देगा, तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 9 से 135 को डिवाइड कर दिए, 9 × 1 = 9, 4 बचेगा, 9 × 5 = 45। तो आपका जो फोर्स आया वो हुआ 15 × 98। अब हमें 98 में 15 को मल्टीप्लाई करना है, 12 1470। तो ये फोर्स आया 1470 न्यूटन। और अब आप इस फोर्स को लिख सकते हैं, बड़ा सरल सवाल था, 1.47 × 10⁻³ न्यूटन। तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए, 1.47 × 10⁻³ न्यूटन। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। सिंपल लॉ पर बेस है, एनसीईआरटी में दिया गया, ये लॉ हमें मालूम होना चाहिए। तो ये था हमारा पास्कल लॉ पर बेस्ड सवाल। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये सवाल, इसे आप नोट कर लीजिए, ये अच्छा सवाल है, अब थ्रस्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब देखिए, अ बकेट कंटेनिंग वाटर ऑफ डेप्थ 15 सेंटीमीटर, एक बाल्टी है जिसमें पानी भरा हुआ है 15 सेंटीमीटर की गहराई तक, इज केप्ट इन ए लिफ्ट विच इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सलरेशन 2g।
एक लिफ्ट में रखा गया है और ये लिफ्ट 2g एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। देन द प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ द बकेट इन केजी वेट। देखिए प्रेशर की यूनिट बड़ा ध्यान देने वाली है, केजी वेट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई 1 केजी वेट पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होता है। जैसे कि आप जानते हैं 1 केजी वेट को हम लिखते हैं जी न्यूटन और सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लिख देते हैं 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। और अगर हम जी को 10 ले लें तो 10 टू द पावर -4, जी को आप क्या ले लीजिए 10 ले लीजिए। सेंटीमीटर स्क्वायर को आपने किस में बदल दिया, केजी वेट में जी न्यूटन होते हैं, हमने इसको 10 ले लिया तो ये हो गया 10 टू द पावर -5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये यूनिट हमें याद रखनी है, इसका हम यूज करेंगे। अब एक लिफ्ट के अंदर बकेट रखी गई है, बकेट में पानी भरा हुआ है 15 सेंटीमीटर और ये लिफ्ट ऊपर जा रही है। कहाँ जा रही है, ये लिफ्ट ऊपर जा रही है और लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है 2g। तो ये पानी कितना प्रेशर लगाएगा बकेट की तली पर, तो ये हमारा सवाल है। तो प्रेशर का फॉर्मूला हम जानते हैं, तो प्रेशर होगा यहाँ पर रो एच। अब क्योंकि इफेक्टिव एक्सेलरेशन लिफ्ट ऊपर जा रही है इसलिए इफेक्टिव एक्सेलरेशन होगा g + a। ये प्रेशर का फॉर्मूला हो गया। अब पानी की डेंसिटी तो आप जानते हो, MKS सिस्टम में ही हम निकाल लें। 1000 kg पर मीटर क्यूब, 15 सेंटीमीटर को हमने लिखा 100, 15/100, जी को हमने लिखा 10। एक्चुअली अब देखिए ये आपका ए की वैल्यू कितनी दी गई है 2g दी गई है, तो g + 2g हो गया। तो ये 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो गए, तो ये बचा 10 × 15 और ये हो गया 3g। 3g हो गया आपका ये 150, g को 10 ले लें तो ये आ गया 4500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये प्रेशर की वैल्यू आ गई। पर प्रेशर हमें किससे पूछा गया है, केजी वेट पर सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछा गया है। अब हम जानते हैं, तो प्रेशर हमने अब निकाल लिया 4500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 4500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अभी हमने कैलकुलेट किया था कि 1 केजी वेट पर सेंटीमीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है 10 टू द पावर -5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर 5 केजी वेट पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर 5 लिख सकते हैं। तो फिर से एक बार यूनिट को हम लोग चेक कर लेते हैं, कहीं इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। तो यस, ये यहाँ पर हमने एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया था, 10 टू द पावर -5 नहीं होगा यहाँ पर, आई एम सॉरी फॉर दैट। ये होगा, देखिए एक गलती से आपका आंसर क्या होता है बदल जाता है, ये 10 टू द पावर 5 होगा। अच्छा रहा सवाल प्रेशर, क्योंकि सिस्टम ऊपर जा रहा है तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन g + a होगा, तो ये हमने निकाल लिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर आगे 1 kg, अब देखिए ये 10 टू द पावर 5 है, 10 टू द पावर कितना है 5 है। तो अब हमारा आंसर आया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, हमारा आंसर आया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो हमें बदलना है। अब देखिए हम इसको इस तरफ लाएंगे तो हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर -5 केजी वेट पर सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमने आंसर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में निकाला, तो अब इसको हम लिख सकते हैं 4500 × 10 टू द पावर -5। तो दिस विल बी लाइक दिस 4500, 10 की पावर 5 नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4500, 1 2 3 4 5। तो 45/1000, 45/1000, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.045।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए 0.045। तो एक छोटी सी गलती करने पर हमारा आंसर क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो ये जो गलती करी थी यहाँ हमने सुधार ली, क्योंकि -4 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻45 होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कौन सा आंसर होगा, सेकंड आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं और इसको आप जरूर याद रखिए 0.045। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये रहा हमारा अगला सवाल, इसको नोट कर लीजिए। आपने इसे नोट कर लिया होगा। सवाल पढ़ते हैं, एन इन्वर्टेड यूट्यूब। तो देखिए यूट्यूब उल्टी है। इट्स 2 लिम्स इन वाटर एंड केरोसिन। उसका एक लिम्ब वाटर में रखा गया है और दूसरा केरोसिन में। कंटेन्ड इन 2 बीकर्स। If water rises to a height of 10 centimeter, to what height does kerosene, जिसकी डेंसिटी है 0.8 ग्राम पर सीसी, राइज इन द अदर लिम्ब? 4 आंसर दिए गए। अब देखिए सिचुएशन कुछ ऐसी है, आपके पास कितने बीकर हैं, 2 बीकर हैं। एक बीकर में पानी भरा हुआ है और ये रहा आपका दूसरा बीकर। दूसरे बीकर में केरोसिन भरा हुआ है। तो यहां पानी है और दूसरे बीकर में केरोसिन है। इन 2 बीकर में हम एक यू ट्यूब को उल्टा करके रख देते हैं, इन्वर्टेड। तो ये कुछ ऐसे होगा, ये देखिए ये। और ये कहा गया है कि पानी, वाटर 10 सेंटीमीटर तक ऊपर उठता है और यहाँ केरोसिन है। अब मान लीजिए कि केरोसिन h सेंटीमीटर तक ऊपर उठता है और अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो 2 पॉइंट्स हैं, एक A और दूसरा पॉइंट आपको दिख रहा है B, यहाँ पर पास्कल लॉ अगर हम अप्लाई करेंगे तो प्रेशर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। केरोसिन की हाइट हमने मान ली h सेंटीमीटर, पानी की हाइट हमें दी गई है। तो आप प्रेशर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, रो वाटर h वाटर g इक्वल टू रो केरोसिन, के मान लेते हैं, हाइट ऑफ केरोसिन h के मान लेते हैं, g, तो g तो कट गया। अब पानी की डेंसिटी 1 होती है, हाइट दी गई है 10 और केरोसिन की डेंसिटी है 0.8 और हाइट है h के। तो 10 डिवाइडेड बाय 0.8 विल बी h के। अब इसको सॉल्व अगर किया जाए तो ये होगा 100/8 इक्वल टू h के। तो ये आ जाएगा, 4 से काट दीजिए, 25/2 h के। तो केरोसिन की जो हाइट होगी 25/2 को लिख सकते हैं आप 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर होना चाहिए 12.5 सेंटीमीटर। तो चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन में 12.5 सेंटीमीटर है, सेकंड ऑप्शन में है। सिंपल सवाल है, बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ। रिवीजन है, रिकैप सीरीज का मतलब रिवीजन भी है और बहुत आसान सवाल है, हम इसे आसानी से कर सकते हैं। पास्कल लॉ लगा दें तो ये आपका क्लियर हो गया। अब देखिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारा अगला सवाल रहा, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ओके, अब आपने इसे नोट कर लिया होगा तो मैं इसे पढ़ देता हूँ। 2 blocks A and B float in water. दोनों पानी में तैरते हैं। If block A floats with 1/4 of its volume immersed, जब ब्लॉक ए तैरता है तो उसका 1/4 वॉल्यूम, 1/4 वॉल्यूम पानी में रहता है। एंड ब्लॉक बी फ्लोट्स 3/5
ऑफ इट्स वॉल्यूम इमर्स्ड। द रेशियो ऑफ देयर डेंसिटी, 4 आंसर दिए गए, 5:12, 12:5, 3:20 एंड 20:3। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ ब्लॉक ए, रो ए मान लिया, डेंसिटी ऑफ ब्लॉक बी हमने मान लिया रो बी, और डेंसिटी ऑफ वाटर भी मान लेते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर को मान लेंगे रो डब्ल्यू। दोनों तैरते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटिंग बड़ा सिंपल है, वो ये कहता है कि अपथ्रस्ट और वेट दोनों हमेशा बराबर होते हैं। तो 1/1 हम अब ब्लॉक ए के लिए हम प्रिंसिपल लगाते हैं। फॉर ब्लॉक ए, अपथ्रस्ट should be equal to weight of block A, तो अपथ्रस्ट है और दिया गया है कि 1/4 वॉल्यूम फ्लोट होता है, तो VA/4 पानी की डेंसिटी, पानी में फ्लोट होता है G। मान लिया ब्लॉक ए का मास कितना है MA और ये G, तो G से G कैंसिल हो गया। अब मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, रो ए, और वॉल्यूम कितना माना हमने VA, तो अब VA से VA कैंसिल हो गया, तो A की डेंसिटी आ गई रो W/4। तो ये तो हमने बहुत सिंपल वे में इसे क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। ब्लॉक बी का कितना वॉल्यूम फ्लोट होता है, 3/5। अब इसी तरह ब्लॉक बी के लिए फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर ब्लॉक बी, अपथ्रस्ट इक्वल टू वेट। ब्लॉक बी के लिए लगा रहे हैं, 3/5 वॉल्यूम फ्लोट होता है, VA पानी में फ्लोट होता है इसलिए रो W G, और मान लिया इसका मास, वेट ऑफ ब्लॉक बी, तो मास मान लिया MB और G कैंसिल हो गया। अब 3/5 VA रो W, और मास होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम है इसका VB। ये V के लिए लगा रहे हैं, तो ये यहाँ पर A तो नहीं आना चाहिए, ये आना चाहिए कितना, VB। देखिए इसको सुधार देते हैं, VB आना चाहिए, तो ये VB आ गया, तो VB से VB कैंसिल, तो डेंसिटी ऑफ ब्लॉक B इज 3:5 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। अब हमसे पूछा गया है कि रेशियो ऑफ देयर डेंसिटी, तो रो A अपॉन रो B, ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय 4, और ये हो जाएगा 3/5 डेंसिटी ऑफ वाटर, कैंसिल हो गया ये। तो ये अब क्या होगा, रो A अपॉन रो B, 4 नीचे जाएगा और 5 ऊपर जाएगा, 5/3, तो इसका आंसर आएगा 5/12। तो आप आंसर लिख सकते हैं 5:12। द करेक्ट ऑप्शन विल बी 5:12। 5:12, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटिंग पर आधारित बेस्ड ये क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ये नोट कर लीजिए। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तो ये देखिए, इसको आप पढ़ लीजिए। ओके, तो आपने इसे अब नोट कर लिया, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब बोट हैविंग लेंथ 2 मीटर, लेंथ बोट की कितनी है, 2 मीटर है, और विड्थ है 1 मीटर, इज फ्लोटिंग इन ए लेक। व्हेन ए मैन स्टैंड्स ऑन द बोट इट इज डिप्रेस्ड बाय 3 सेंटीमीटर। जब एक मैन उस पर खड़ा होता है तो 3 सेंटीमीटर
पानी में धंस जाती है। द मास ऑफ द मैन इज, फर्स्ट ऑप्शन 50 kg, सेकंड ऑप्शन 55 kg, थर्ड ऑप्शन 60 kg, फोर्थ ऑप्शन 70 kg। देखिए क्वेश्चन का कंसेप्ट समझते हैं। ये जो बोट है ये फ्लोटिंग बोट है। जब एक मैन उस पर चढ़ता है तो वो 3 सेंटीमीटर नीचे धंस जाती है पानी में। तो पूछा गया है कि मैन का वेट क्या होगा। तो यहाँ कंसेप्ट ये यूज होगी, वेट ऑफ मैन must be equal to volume of water अब देखिए वॉल्यूम की जगह मैं यहां लिखता हूं वेट ऑफ वाटर, ठीक है, वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। तो जितना मैन का वेट होगा उतने ही वेट के बराबर वाटर को वो डिस्प्लेस करेगा। अब बात करते हैं वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। वेट ऑफ मैन और ये था वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। अब मैन का मास मान लेते हैं। अब तो वेट ऑफ मैन कितना हो गया mg। अब वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड को हम लिख सकते हैं, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड को कैसे निकाला जाए, मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इनटू जी। तो ये जी तो कैंसिल हो गया। तो मास ऑफ मैन, अब मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस को हम लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर। देखिए इसको पूरा लिख के करेंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। अब क्वेश्चन में जाते हैं। तो बोट कितना नीचे आ जाती है, तो बोट का एरिया है, एरिया ऑफ बोट है 2 × 1। क्यों? क्योंकि लेंथ उसकी है 2 और चौड़ाई कितनी है 1 है, विड्थ है 1। तो एरिया ऑफ बोट हो गया 2 × 1 और ये 3 सेंटीमीटर नीचे जाती है। तो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा तो ये हम निकाल सकते हैं। अच्छा, पानी की डेंसिटी हमें लिखनी पड़ेगी 1000 kg पर मीटर क्यूब और ये हो गया 2 × 1 × 3 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर को आपको किस में बदलना पड़ेगा, मीटर में बदलना पड़ेगा। तो ये 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो गए। तो ये आ गया मास ऑफ मैन 10 × 6। तो मास ऑफ मैन होना चाहिए 60 kg। मास ऑफ मैन कितना होना चाहिए 60 kg। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो कितना होना चाहिए 60 kg होना चाहिए। तो पीछे देखते हैं कि कौन सा आंसर, ये देखिए दिस इज द राइट आंसर। तो ये कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था कि कितना मास डिस्प्लेस करेगा। अब देखिए ये क्लियर हुआ, ये नोट कर लीजिए। अगले सवाल की तरफ जाते हैं और ये रहा हमारा अगला सवाल, आप नोट कर लीजिए। तो अब आपने इसे नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ क्यूब ऑफ वुड सपोर्टिंग 200 ग्राम मास जस्ट फ्लोट्स इन वाटर। ये देखिए हमने क्यूब का मास मान लिया है m और उसके ऊपर रखा हुआ है 200 ग्राम, ये पानी में तैर रहा है और हमने मान लिया कि पानी में उसका डूबा हुआ वॉल्यूम कितना है v1। When the mass is removed, जब मास को हटा देते हैं तो क्यूब ऊपर उठता है। Then the cube rises by 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है। फिर भी वो तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है। द लीनियर डायमेंशन ऑफ क्यूब इज, अब देखिए 1 सेंटीमीटर ऊपर उठ गया, 1 सेंटीमीटर ऊपर उठ गया। तो दोनों केसेस में, अगर हम दोनों केसेस की बात करें, यहाँ पे भी ये फ्लोटिंग में है
और यहाँ पर भी ये फ्लोटिंग में है। यहाँ फ्लोट होने वाला मास है m+200 और यहाँ फ्लोट होने वाला मास है m, क्योंकि हमने 200 को हटा दिया और ये 1 सेंटीमीटर ऊपर उठ गया। तो फ्लोटिंग का प्रिंसिपल लगाने पर हम पहले केस में हमने मान लिया कि V1 वॉल्यूम उसका पानी के अंदर है और दूसरे केस में हमने मान लिया V2 वॉल्यूम पानी का अंदर है। अब साइड ऑफ क्यूब हम मान लेते हैं, साइड ऑफ क्यूब हम मान लेते हैं A सेंटीमीटर। इस A को हमें क्या करना है, निकालना है। इस A को हमें निकालना है। तो केस 1 में वो फ्लोट हो रहा है, तो केस 1 में हम कह सकते हैं अपथ्रस्ट इक्वल टू वेट, अपथ्रस्ट इक्वल टू फ्लोटिंग वेट। तो अपथ्रस्ट है V1, क्योंकि V1 वॉल्यूम उसका अंदर है, पानी की डेंसिटी 1 और G वेट, क्यूब का मास m मान लिया, m+200 इंटू G। यहाँ G क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमने ये वॉल्यूम निकाल लिया V1 इक्वल टू m+200। अब केस 2 में फ्लोटिंग मास है m, तो अपथ्रस्ट, फिर ये थ्योरम लगाई हमने, अपथ्रस्ट इक्वल टू वेट, वो वेट जो फ्लोट हो रहा है, जो तैर रहा है। तो अभी इसका कितना वॉल्यूम हमने माना दूसरे केस में, जब इस 200 को हटा दिया तब वो उसका कितना वॉल्यूम पानी के अंदर है, V2 वॉल्यूम पानी के अंदर है। तो V2 पानी की डेंसिटी 1 इंटू G, और अभी ये किसके बराबर है, mg। तो यहाँ से हमें सेकंड इक्वेशन मिला, तो यह हम कह सकते हैं V2 इक्वल टू m, V2 इक्वल टू m। अब V2 की इस वैल्यू को, m की इस वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे, क्योंकि V1 था m+200, m को हमने रखा V2 +200, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना आया, V1 माइनस V2 इक्वल टू 200, V1 माइनस V2 इक्वल टू 200। अब वापस हम अपने बेसिक डायग्राम की तरफ जाते हैं कि अब देखिए, अगर क्यूब की साइड कितनी मानी है आपने, A, और ये 1 सेंटीमीटर ऊपर उठता है, तो चेंज इन वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं A² इंटू 1 सेंटीमीटर, क्योंकि क्यूब का जो बेस है, बेस एरिया कितना होगा, बेस एरिया, ये कुछ इस तरह से सिचुएशन बनेगी, जो बेस एरिया कितना होगा A इंटू A, और ये 1 सेंटीमीटर ऊपर उठता है, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, A² इंटू 1 इज 200, तो A इक्वल टू 10√2। ये इसका करेक्ट आंसर है, 10√2। अब 10√2 अगर हम आंसर में जाते हैं तो हम देखते हैं कि 10√2 हमारा आंसर नहीं मिल रहा। अगर आप चाहते हैं कि इसका आंसर सही आ जाए, तो 1 सेंटीमीटर को, अगर ये दिख रहा है आपको यहाँ पर जो है 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर की जगह अगर हम 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं, तो हमारा आंसर दिए हुए चॉइसेस से क्या हो जाता, मैच हो जाता। ये एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो चलिए वो भी करके देख लेते हैं। तो 1 की जगह अगर हम 2 लेते तो कुछ ऐसा होता, A² इंटू 2 इक्वल टू 200, A² इक्वल टू 100, तो A इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो ये आंसर भी सही है और ये भी सही है। यहाँ पर क्यूब कितने सेंटीमीटर उठा, 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पर क्यूब कितने सेंटीमीटर उठ गया, 2 सेंटीमीटर। तो आंसर पे मत जाइए, सवाल कितना इंपॉर्टेंट है, तो आपका आंसर ये 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम में भी ये बिल्कुल ऐसा ही पूछा गया और चॉइसेस भी ऐसी दी गई थी, तो इसमें सुधार करना क्या था, जरूरी था। तो चेंज इन वॉल्यूम समझ में आ गया, क्योंकि 1 सेंटीमीटर ऊपर उठता है, तो अगर क्यूब के बेस का एरिया A² है, तो 1 सेंटीमीटर ऊपर उठा तो कितना वॉल्यूम बाहर आया, A² इंटू 1, और उस बाहर आए वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं V1 माइनस V2। तो इस तरह से हम इस सवाल को कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की तरफ जाते हैं। ये प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी पर बेस्ड जो सवाल है, आप इसे नोट कर लीजिए।
अब सवाल को समझते हैं। अ पाइप हैविंग एन इंटरनल डायमीटर डी, एक पाइप की डायमीटर व्यास डी है। इट इज कनेक्टेड टू अनदर पाइप ऑफ सेम साइज, उसे उसी साइज के एक दूसरे पाइप से जोड़ दिया जाता है। वाटर फ्लोज इनटू द सेकंड पाइप थ्रू एन होल्स, तो पानी जब दूसरे पाइप से फ्लो होता है तो वो एन होल्स से गुजरता है, ईच ऑफ डायमीटर डी। इफ द वाटर इन द फर्स्ट पाइप if the water in the first pipe has speed v, the speed of water leaving the second pipe। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी पर बेस क्वेश्चन है। हम जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो हम इसको लिख सकते हैं a1 v1 इक्वल टू a2 v2, a1 v1 इक्वल टू a2 v2। पहले पाइप का एरिया पाई डी स्क्वायर, वाटर की स्पीड v, दूसरे पाइप का एरिया। अब दूसरे पाइप में कितने होल्स हैं? n होल्स हैं, पाई डी स्क्वायर बाय 4, क्योंकि एरिया को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए आप एरिया को लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, या आप इसको r को d बाय 2 लिख दें, तो डायमीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, तो इसलिए पाई डी स्क्वायर बाय 4 लिखा। अब दूसरे पाइप में n होल्स हैं, तो n इंटू एरिया ऑफ वन होल, हम इसको लिखेंगे एरिया ऑफ वन होल। और दूसरे पाइप में हमने मान ली वेलोसिटी ऑफ वाटर कितनी है, v2 है। इजी क्वेश्चन है, तो लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। पाई डी स्क्वायर बाय 4, पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू वेलोसिटी, ठीक है, और n एक होल का एरिया होगा पाई डी स्क्वायर बाय 4, और वाटर वेलोसिटी v2। तो देखिए 4 कैंसल, पाई कैंसल, तो ये आ गया डी स्क्वायर वी इक्वल टू n इंटू स्मॉल डी का स्क्वायर। तो v2 की वैल्यू होगी डी स्क्वायर अपॉन एन डी स्क्वायर इंटू वी, ये इसका सही आंसर है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी पर आधारित ये क्या था, सवाल था। 4 आंसर्स भी दिए जाएंगे, तो ये एक थ्योरेटिकल प्रैक्टिस है। एक होल का एरिया क्या होगा, पाई इंटू स्मॉल डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, पर कितने होल्स बने हुए हैं, एन होल्स बने हुए हैं, तो टोटल एरिया हो जाएगा एन इंटू पाई डी स्क्वायर बाय 4। अब देखिए, तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी आप याद रखिए। तो अगला जो सवाल हम करने जा रहे हैं, ये देखिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे क्या करिए, नोट कर लीजिए, प्लीज नोट इट डाउन। बड़ा अच्छा सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट कर लिया होगा। द वेलोसिटी ऑफ द विंड ओवर द सरफेस ऑफ द विंग ऑफ एन एरोप्लेन इज 80 मीटर पर सेकेंड। तो ये देखिए, ये एरोप्लेन का विंग है, इसके ऊपर जो विंड की वेलोसिटी है 80 मीटर पर सेकेंड है, और मान लेते हैं यहाँ पे प्रेशर कितना है, P1, एंड अंडर द विंग, विंग के नीचे वेलोसिटी है 60 मीटर पर सेकेंड। इफ द एरिया ऑफ विंग इज, अब विंग का एरिया दिया हुआ है 4 मीटर स्क्वायर, द डायनेमिक लिफ्ट एक्सपीरियंस बाय द विंग, डेंसिटी ऑफ एयर, देखिए यहाँ पे स्पेशल एक नोटेशन है कि डेंसिटी ऑफ एयर कितनी है, 1.3 kg पर मीटर क्यूब। 4 आंसर है, 3640 न्यूटन का फोर्स ऊपर की तरफ एक्सपीरियंस करेगा। दूसरा आंसर है 7280 न्यूटन का फोर्स लगेगा नीचे से ऊपर की ओर। तीसरा आंसर है 14560 न्यूटन का फोर्स लगेगा नीचे से ऊपर की ओर। और चौथा आंसर है 72800। तो ये बर्नौली प्रिंसिपल का बहुत अच्छा, पर बेस बहुत अच्छा सवाल है। तो अब इसको करने से पहले ध्यान रखें कि डेंसिटी ऑफ एयर 1 नहीं है, 1.3 kg पर मीटर क्यूब है, क्योंकि जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं तो क्या होता है, डेंसिटी में बदलाव होता है।
तो बर्नौली थ्योरम हम लगाएंगे, तो P1 प्लस हाफ डी V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ डी V2 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ प्रेस वेलोसिटी ज़्यादा है और यहाँ वेलोसिटी कम है, तो सीधी बात है कि विंड ओवर द सरफेस ऑफ विंग इज 80 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा है। तो देखिए बर्नौली थ्योरम कहता है कि P प्लस, अब थोड़ा इसको समझ लेते हैं, P प्लस हाफ डी वी स्क्वायर इज कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ऊपर वेलोसिटी ज़्यादा है, ऊपर प्रेशर कम होगा। और यहाँ मान लेते हैं विंग के नीचे प्रेशर कितना है, V2 है, और यहाँ वेलोसिटी कम है तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा। तो हम जानते हैं कि P2 इज ग्रेटर देन P1, तो विंग के नीचे प्रेशर ज़्यादा लगेगा और विंग के ऊपर प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा। इसी कारण जो विंग है एरोप्लेन का वो अपलिफ्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ उड़ जाएगा। यही प्रिंसिपल ऑफ फ्लाइंग है। तो बर्नौली पर बेस्ड है, P2 इज ग्रेटर देन P1। तो नेट अपवर्ड प्रेशर कितना हो गया, पहले इसको भी यहां देख लेते हैं कि नेट अपवर्ड प्रेशर कितना हो गया। देखिए सोचिए, नेट अपवर्ड प्रेशर कितना हो गया, P2 P1 माइनस P2, ओ सॉरी P2 माइनस P1, क्योंकि नीचे प्रेशर क्या है, ज्यादा है। तो ये वो प्रेशर है जो इसको विंग को नीचे से ऊपर की तरफ लिफ्ट कर देगा। तो अब बर्नौली थ्योरम हम लगा सकते हैं। तो देखिए डेंसिटी ऑफ एयर हो गई 1.3, वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, 80 है, तो 80 का स्क्वायर, और ये हो गया P2, डेंसिटी 1.3, वेलोसिटी 60 का स्क्वायर। तो टर्म को एडजस्ट करें, 1/2 इंटू 1.3 इंटू 80 स्क्वायर, ये वाला जो टर्म है इसको हम लेफ्ट में ट्रांसफर कर देते हैं, -1/2 इंटू 1.3 इंटू 60 स्क्वायर इक्वल टू P2 माइनस P1। ये वो प्रेशर है जिससे विंग ऊपर उठेगा। अब यहाँ हमने कॉमन ले लिया, हाफ इंटू 1.3, तो अंदर बचा 80 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर, P2 माइनस P1। अब अप्लाई किया, हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a प्लस बी, 80 प्लस 60 इंटू a माइनस बी, 80 माइनस 60 इक्वल टू P2 माइनस P1। भाई फोर्स पूछा है ना, तो अगर आप प्रेशर निकाल लेंगे तो फोर्स तो आ ही जाएगा। तो ये देखिए, ये हो गया 1/2 इंटू 1.3 इंटू 140 इंटू 20 इक्वल टू P2 माइनस P1। ये आपका 10 बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया आपका 1.3 इंटू 140, फिर से चेक कर लेते हैं, और ये 20 को 10 बार कैंसिल कर देगा, इंटू 10 इक्वल टू P2 माइनस P1। तो ये 0 इससे चला गया, तो 13 इंटू 14 इंटू 10 इक्वल टू P2 माइनस P1। अब हम जानते हैं प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो अपवर्ड फोर्स, इसे हम बोलते हैं एफ अप, तो अपवर्ड फोर्स कितना होगा, अब ये देखिए अपवर्ड फोर्स कितना होगा, P2 माइनस P1 मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो P2 माइनस P1 हमने निकाल लिया, तो अब एरिया देख लेते हैं। एरिया कितना है, 4 मीटर स्क्वायर है, कितना है, 4 मीटर स्क्वायर। और यहाँ P2 माइनस P1 की वैल्यू रख दी, 13 इंटू 14 इंटू 10 इंटू 4 इक्वल टू, अच्छा इंटू एरिया, बस ये तो हो गया। अब आगे हमें इसको थोड़ा क्या करना है, सॉल्व करना है। ये हो गया 13 इंटू 560,
तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 6 78, 7 हासिल में आएगा, कैरी ओवर, 13 5 65 और 7 7280 न्यूटन, इतना अपवर्ड फोर्स लगेगा विंग्स पर नीचे से ऊपर की तरफ। 7280, तो ये आपका जो सेकंड ऑप्शन है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका। दिस इज द एक्यूरेट ऑप्शन, इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो सवाल है बर्नौलीज थ्योरम पर बेस्ड है। हॉरिजॉन्टल पाइप, आप इसे नोट कर लीजिए पहले, टेक ए स्क्रीनशॉट, नोट इट डाउन। ओके, नोट कर लिया। तो चलिए अब मैं इसे पढ़ता हूं। हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, एक हॉरिजॉन्टल पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शन एक समान नहीं है, हैज वाटर फ्लो, उसमें पानी बह रहा है, थ्रू इट सच दैट the velocity is 2 meter per second at a point where the pressure is 40 kilopascal. The pressure at a point where the velocity of flow is 3 meter per second in kilopascal. पहला आंसर है 27, सेकंड आंसर है 60, थर्ड आंसर है 37.5, फोर्थ आंसर है 40। तो आप जानते हैं ये हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए बर्नौली थ्योरम को हम कैसे अप्लाई करते हैं। P प्लस हाफ dv स्क्वायर इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो जहां वेलोसिटी ज्यादा होती है वहां प्रेशर कम होता है, और जहां वेलोसिटी कम होती है वहां प्रेशर ज्यादा होता है। तो यहाँ वेलोसिटी देखिए 2 से बढ़कर कितनी हो गई है, 3। तो यहाँ प्रेशर क्या होगा, 40 किलो पास्कल से कम होगा। तो देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कुछ अच्छी बातें। तो 40 आंसर नहीं हो सकता, 60 आंसर नहीं हो सकता, 2 पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, या तो 27 हो सकता है या 37.5। तो बर्नौली थ्योरम अप्लाई करेंगे, P प्लस हाफ dv स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं। तो हम लिख सकते हैं P1 प्लस हाफ dv1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ, देखिए D1 तो नहीं आएगा, पानी की डेंसिटी हमने कितनी मान ली, D1 मान ली, हाफ D1 V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ dV2 स्क्वायर। अब देखिए P1 दिया हुआ है 40 किलो पास्कल, तो हम इसको लिख सकते हैं 40 इंटू 10 टू द पावर 3 पास्कल। पानी की डेंसिटी देखिए, फिर मैं आपको कह रहा हूं कि D1 नहीं है, इट शुड बी, देखिए इसको सुधार दें, dV1 स्क्वायर है। अच्छा, पानी की डेंसिटी होती है 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। अच्छा, दूसरी चीज, वेलोसिटी दी गई है, V1 की वैल्यू दी गई है 2 मीटर पर सेकेंड, और V2 की वैल्यू दी गई है 3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ वैल्यूज को रख देते हैं, 40 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस हाफ इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 2 स्क्वायर। P2 निकालना है, डेंसिटी 1000 और V2 का स्क्वायर ये आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, दैट इज 9। अब टर्म्स को इधर ट्रांसफर करिए, 40 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस हाफ इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इधर आ जाएगा, और 1000 को आप लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू P2। अब 10 टू द पावर 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा
हाफ इंटू 4 माइनस हाफ इंटू 9 और 10 टू द पावर 3 यहाँ बाहर चला गया इक्वल टू P2। अब ये हो गया आपका 4/2 दैट इज 2, ये हो गया 9/2, 9/2 को लिख सकते हैं -4.5 इंटू 10 टू द पावर 3 P2। इसके बाद अगली स्टेप में हम इसको जाते हैं तो ये हो जाएगा 40 माइनस 2.5 इंटू 10 टू द पावर 3 P2। तो P2 आ गया 37.5 इंटू 10 टू द पावर 3 पास्कल। अब 10 टू द पावर 3 पास्कल को हम लिख सकते हैं किलो पास्कल, तो इसका आंसर आ गया 37.5 किलो पास्कल, 37.5 किलो पास्कल। तो ये इसका क्या रहा, सही आंसर रहा 37.5 किलो पास्कल। एक एक स्टेप को आप नोट कर लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस हैं, इसको आपको नोट करना चाहिए और कैलकुलेशन में किसी भी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए बर्नौली थ्योरम कैसे लगाते हैं ये आपको समझ में आ गया और कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं। और अगर पाइप हॉरिजॉन्टल नहीं हो तो बर्नौली थ्योरम तो आप जानते हो कैसे निकालते हैं, P इक्वल टू DHG प्लस हाफ DV स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। लेकिन P प्लस हाफ DV स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट तभी अप्लाई होता है जब आपका पाइप क्या होता है, जब आपका पाइप क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। देखिए प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट है, बर्नौलीज थ्योरम इंपॉर्टेंट है और टर्मिनल वेलोसिटी विस्कोसिटी में इंपॉर्टेंट है। ये रिवीजन में तो आना ही चाहिए। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं और ये क्वेश्चन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर बेस्ड है, तो आप क्वेश्चन को नोट कर ले। A metal plate of area दिया हुआ है 10 to the power minus 2 meter square is placed on a liquid layer of thickness 2 into 10 to the power minus 3 meter। एक लिक्विड की लेयर है जिसकी मोटाई कितनी है 2 into 10 to the power minus 3 मीटर, उस पे इस प्लेट को रखा गया है। लिक्विड हैज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 2 SI यूनिट्स, चलिए ये भी ठीक है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट MKS हो गई। The force required to move the plate with a velocity of 3 centimeter per second। अब क्या होगा कि जो ये मेटल प्लेट है ये लिक्विड की लेयर पे रखी हुई है, जब मेटल प्लेट को हम लिक्विड की लेयर के ऊपर सरकाएंगे ऐसे, तो क्या होगा, जो लिक्विड की लेयर का ऊपरी हिस्सा है अपर पोर्शन वो प्लेट के साथ मूव करेगा। लिक्विड मान लीजिए ये जो लिक्विड की लेयर है और ये प्लेट है, जब प्लेट को हम लिक्विड लेयर पे सरकाएंगे वेलोसिटी देंगे तो लिक्विड लेयर का जो ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी अपर पार्ट है, वो इस मेटल प्लेट के साथ मूव करेगा, पर जो लोअर पार्ट है वो तो रेस्ट में ही रहेगा। तो इसके कारण ड्यू टू दिस रीजन अ रिलेटिव वेलोसिटी इज डेवलप्ड, और जब रिलेटिव वेलोसिटी डेवलप्ड होती है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेवलप हो जाता है between the layers। That force of friction is called the viscous force। तो viscous force का फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। तो viscous force का फॉर्मूला हम जो लगाएंगे F इक्वल टू ईटा A dV बाय dx। तो ईटा तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2, और एरिया भी आपको दिया हुआ है 10 to the power minus 2 मीटर स्क्वायर। अब dV बाय dx क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है। तो ऊपरी लेयर, अब dV, तो देखिए अब dV को निकाल लेते हैं, dV
अपर लेयर की वेलोसिटी कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि प्लेट को 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से सरकाया जाता है। तो लोअर की वेलोसिटी क्या हो गई, लोअर की वेलोसिटी हो गई 0। तो dv बाय dx, अब देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा और अच्छे से बताते हैं। लेयर के बीच में थिकनेस तो आपको दी गई है, तो वेलोसिटी में चेंज क्या होगा, dv 3 माइनस 0, तो चेंज इन वेलोसिटी 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि जो लिक्विड, मैंने आपको बताया कि जो लिक्विड की लेयर है उसका जो निचला सिरा है वो रेस्ट पर है और ऊपर का सिरा प्लेट के साथ मूव करेगा। अब दोनों लेयर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। तो फोर्स हमारा आ जाएगा, तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए अब फॉर्मूला लगा देते हैं, F इक्वल टू ईटा ए dv बाय dx। ईटा की वैल्यू 2 है, एरिया 10 टू द पावर माइनस 2 और dv है, देखिए अब थोड़ा केयरफुल रहिए, dv है यहाँ पर, जो dv की वैल्यू थी वो थी 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इसको मीटर में बदलना चाहिए, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। अब डिस्टेंस कितना है लेयर्स के बीच में, डिस्टेंस है थिकनेस 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो सबसे पहले तो ये 2 क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया, और ये बचा 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर माइनस 3। तो ये हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 प्लस 3, तो ये हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, तो 0.3 न्यूटन। तो फोर्स की वैल्यू होनी चाहिए, फोर्स की वैल्यू होनी चाहिए 0.3 न्यूटन। सरल सवाल है पर कैलकुलेशन आ जाएगी, तो ये इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है इसको आप टिक कर सकते हैं, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमेशा ध्यान रखिए कि यूनिट्स का हमें बहुत ख्याल यहाँ पे रखना चाहिए। तो ये क्लियर हो गया, तो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला यूज कर लिया, ईटा ए dv बाय dx, ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ए एरिया ऑफ कांटेक्ट, dv चेंज इन वेलोसिटी और dx क्या है, डिस्टेंस। dv बाय dx कहलाता है आपका, dv बाय dx कहलाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो इस लेक्चर में हमने, अब देखिए यहाँ पर अब थ्रस्ट के बाद हमने पढ़ना शुरू किया विस्कोसिटी पर बेस्ड क्वेश्चन। विस्कोसिटी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौलीज थ्योरम फॉर हॉरिजॉन्टल पाइप, स्टोक्स लॉ और टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आता है वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, टैंक के बॉटम पे अगर हम एक होल कर दें तो उससे लिक्विड किस वेलोसिटी से बाहर आएगा। तो सिलेबस को बहुत शॉर्ट में हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर लेक्चर नंबर 2 पसंद आया होगा, और इसके बाद हम एक और लेक्चर करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर लेक्चर 3, जिसमें हम विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ धन्यवाद कि आपने इस लेक्चर को देखा, ज्वाइन किया। थैंक यू फॉर अटेंडिंग इट, और अपना रिवीजन करते रहिए, लगातार करिए, कभी भी मत चूकिए। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, और अगले लेक्चर का टॉपिक तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर लेक्चर 3 रिकैप सीरीज का। अगेन थैंक यू।